हेलो एवरीवन। तो पिछली सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटी का ये चल रहा है जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के तौर पे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इस बार थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। बस इस सीरीज को मतलब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। और आफ्टर सॉल्विंग इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के बाद आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, इवन 90 मोर देन 90% क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व इन पीसीएस, नॉट जस्ट इन यूपी पीसीएस, आई वुड से इन बीपीएससी और एमपीपीएससी और राजस्थान, किसी भी नॉर्थ इंडियन स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम्स हैं और सीजीएल जैसे एग्जाम्स हैं, उसमें आप इजीली हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे वो, और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें एक्चुअली इंक्लूड हैं। तो ये सीरीज को मिस नहीं करना है, पूरा सीरीज को देखना है। और इसके सीरीज और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स और सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो ये सब एक दो क्वेश्चन जो हैं और थोड़े से उसको फिर से दोबारा देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया? ऑफ कोर्स इट वाज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ओनली। एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसके वजह से बना था? वॉज सेटअप अंडर द किस मिशन के अंडर में? तो दैट वाज इन कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। आफ्टर कैबिनेट मिशन प्लान there was election, and after election of course the constituent assembly was formed on 9th December 1946. Okay, first sitting was happened. The preamble to the Constitution of India is a legal, first is a legal part of Constitution but has no legal effect, not a part of Constitution and has a no legal effect either. Okay, a part of the Constitution and has the same legal effect as any part. And D, part of Constitution but has no legal effect independently of other parts. Of course यही यही वाला सही है, क्योंकि ये अदर पार्ट से सेम लीगल इफेक्ट नहीं रखता, ये अदर पार्ट से इंडिपेंडेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है एक्चुअली। हाँ, एक बार ये थोड़ा सा डिस्प्यूट आया था कि बीच में ये कहा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद इसको खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही इसको बनाया था प्रीएम्बल को, तो ये उसको पार्ट मान लिया गया। और हाँ, ये इंडिपेंडेंट है और लेकिन ये हेल्प करता है दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरफेरेंस करने के लिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग terms were added to the preamble of the Constitution of India by the Constituent Amendment 1976. Of course, there was three term only: socialist, secular, integrity in 1976। और इसी, ये कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट था। इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारे सीरीज ऑफ नंबर, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग articles was defended by Dr. B.R. Ambedkar on the plea that it would be used as a matter of last resort? 352 नहीं, 359, 359, 356, 368। ये जो प्रेसिडेंट रूल है इसको लास्ट रिजॉर्ट के रूप में इन्होंने बात की थी। और अम्बेडकर साहब ने एक और आर्टिकल 32 के बारे में भी कहा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कमेंट किया है। तो उस कमेंट को आपको याद करना है कि वो है क्या एक्चुअली, उसको आपको जानना चाहिए। फिर अनदर, तो ये 356 के बारे में इन्होंने कहा था कि ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आता है स्टेट के अंदर में, और थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई तो आप वहाँ पे जा करके तुरंत प्रेसिडेंट रूल पे लगा दें। दैट्स नॉट द राइट वे टू ट्रीट अ फेडरलिज्म। इसीलिए इन्होंने जो फेडरलिज्म के बारे में कमेंट किया उसको भी आप याद रखें। आर्टिकल 32 के बारे में जो कमेंट किया है उसको क्या, कई बार स्टेटमेंट को ही सीधा दे करके पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ऑफ कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड दिस गाय, ये बहुत ही इंटेलिजेंट, और इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने बहुत कुछ काम किया है और कैसे उनको एडवाइजर, मतलब 3-4 लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। एक ये भी थे और एम एन रॉय भी थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी भी थे। Towards the end of October 1947, the drafting committee began to scrutinize the constitution prepared by B.N. Rao.
the constitutional advisor. As a constitutional advisor, he became the first Indian judge in the International Court of Justice. We have to also remember, judge of the International Court of Justice. He was first justice from India side. The committee made various changes and submitted the draft constitution to the president of the Constituent Assembly on 21st February 1914. तो इसके बाद फिर कई कई राउंड रीडिंग होती है, उस पर फिर अमेंडमेंट्स होते हैं, उस पर फिर बात की जाती है. With regard to the Constitution of India, which among the following statement is not correct? Okay, so always be careful कि not correct पूछा गया. The word socialist, secular were not originally part of Constitution. Socialist, secular, yes, it was not in original Constitution. The preamble states that objective of Constitution of India. Okay, the preamble is enforceable in a court of law. A republic refers to the people as the source of all authority under the Constitution. यस, ये अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसको जाहिर सी बात है उसको फोर्स तो करना ही करना है. तो द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. देखो, ये नॉट इन्फोर्सिबल, ये इन्फोर्सिबल लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको तो बस इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जाता है प्रीएम्बल को, ना कि डायरेक्ट फोर्स कराने के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केशवानंद भारती केस हेल्ड दैट द प्रीएम्बल मे बी यूज्ड टू इंटरप्रिटेट एम्बिगुअस एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डिफरिंग इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट्स देमसेल्व्स. जब वहाँ पे एम्बिगुअस इंटरप्रिटेशन हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिफर कर सकते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Next question, the 11th schedule of Constitution of India distributes power between. Okay, so ये तो 11th और 12th ये दो शेड्यूल बाद में ऐड किए गए थे, और ये जाहिर सी बात है 11th पंचायती राज के लिए, 12th वाला जो था वो म्यूनसिपालिटीज के लिए. तो ये द स्टेट लेजिस्लेचर एंड पंचायती राज के लिए किया गया. द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट लेजिस्लेचर एंड पंचायत, द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायत, द ग्राम सभा एंड द पंचायत. ये तो 12th वाले के 12th शेड्यूल के लिए हो गया, ये 11th शेड्यूल के लिए, और ये 6th शेड्यूल के लिए. ओके, 7th शेड्यूल के लिए, सॉरी, 7th शेड्यूल में स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जो दी गई है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं. Who among the following stated in the Constituent Assembly that 26th 1955 was going to be the life of contradictions? B.R. Ambedkar. On 26th, ये B.R. Ambedkar साहब ने कहा था. B.R. Ambedkar in his famous speech he said on 26th January 1950 we are going to enter into a life of contradictions. Okay, so this was said by, और ये क्यों एक्चुअली चूज किया गया था 26 जनवरी 1955 को ही हमारा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था 26 नवंबर को ही, 26 नवंबर को जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में लिखा गया है 1949 को, फिर उसको उतना वेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि 1930 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के, जो प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने रावी नदी के किनारे इंडिपेंडेंस डे बनाया था उस समय कि हम अंग्रेजों के अधीन नहीं है, हम अपना अलग करेंगे. तो उसी डेट को फिर और उसके बाद से कांग्रेस कई सालों तक ये मनाती भी रहती थी, तो इस वजह से उस डेट को कंसिडर किया गया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम? ओके, सो डुअल citizenship, no, India is not having dual citizenship, it is in USA. Okay, USA में अगर आप किसी स्टेट के कि आप यूएसए के एक आपको सिटीजनशिप मिलेगी, फिर आप किस स्टेट से आते हैं, जैसे वहाँ पे 50 स्टेट है, जैसे आप यूपी से आते हैं तो आपकी यूपी की नागरिकता मिले और फिर भारत की नागरिकता मिले, ऐसा नहीं है. आप भारत के ही नागरिक है, चाहे आप यूपी के हों चाहे कहीं के भी हों. लेकिन ये स्टेट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स. नो, ये चीज़ अमेरिका में है, हर स्टेट को 2 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इसलिए वहाँ पे जो सेनेट्स की सीट है वो 100 है. ओके, क्योंकि 50 सीट है, 50 स्टेट है, तो हर किसी को 2 मिला हुआ है. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, जैसे यूपी को सबसे ज़्यादा है, करीब 31 राज्यसभा में
रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी छोटे छोटे राज्यों को आप देखें तो वहाँ पे एक एक बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को स्पेशली देखें तो वहाँ पे एक, इवन लोकसभा में भी बहुत सारी जगहों पे एक एक सीट है। तो person belonging to all India services can be dismissed or removed by the state. No, it cannot be removed. उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है वो, क्योंकि रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है वही किसी को डिसमिस कर सकती है। तो ये केवल रिक्रूट तो किए जाते हैं सेंट्रल एजेंसी के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा, तो और ये केवल सर्विस देते हैं स्टेट में। तो वो ट्रांसफर हो सकते हैं, उनको होल्ड के रखा जा सकता है स्टेट के द्वारा, न कि उनको सर्विस से ही डिसमिस किया जा सकता है। अनलाइक इन यूएसए देयर इज नो ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। अनलाइक ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे नो डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, इंडिया में डुअल सिस्टम। अनलाइक यहाँ पे डुअल सिस्टम, यहाँ पे एक जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है एक्चुअली, वहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो अगर जैसे आप कोई लॉ ऐसा है जो सेंटर से रिलेटेड है और सेंटर के लॉ को अगर आपने चैलेंज किया तो वो आप वो जो वहाँ की फेडरल कोर्ट है उसको सुनवाई करेगी, वहाँ की स्टेट जो कोर्ट है वो नहीं सुनवाई करेगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट उस स्टेट की केवल जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए बस। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी। 44th अमेंडमेंट एक्ट मिनर्वा मिल्स केस। 44th अमेंडमेंट मिनर्वा अमेंडमेंट टू द प्रीएम्बल ये 1976 में हुआ। भारत और 1973 में हुआ। मिनर्वा मिल्स 1980 में हुआ। 1979 या 78 में हुआ, इसको ज़्यादा देखते हैं। तो यस 78 में हुआ, ये 78 में हुआ। तो अब देख लीजिए, पहले चौथा आएगा, चौथा, फिर तीसरा, फिर मिनरवा मिल्स सबसे ज्यादा बाद में, ये पहला वाला होगा। On which of the following dates Constituent Assembly of India adopted the national flag? Of course, it's very obvious. ये 22 जुलाई 1947 को किया गया था। और फिर बीच और एक देखो 22 जनवरी को भी कुछ किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। 22 जनवरी को क्या था तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं जनवरी को जो क्या अडॉप्ट किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। ओके, इट specifies the power of government. Okay, it is supreme law of the land. Okay, it specifies supremacy of judiciary. दिस इज नॉट द फीचर। ओके, सो ये डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक एक तो ये थोड़ा सा है, बेसिक रूल्स तो नहीं लिखे गए हैं, लेकिन सुप्रीमेसी जुडिशरी की नहीं है। जुडिशरी केवल उसको चेक करेगा और उसको पलट करके फिर जो है लेजिस्लेशन दूसरे लॉ बना सकता है। तो लेजिस्लेशन दोनों वो हैंड इन हैंड जाएगा, ऐसा नहीं कोई किसी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट describe the procedure or substance of the amendment to the Indian Constitution? The bill to amend the Constitution has to be laid in any house of the Union Parliament. क्या है? Does not describe the procedure or substance. Not describe. Okay, the basic feature of Constitution cannot be amended. Okay, this is right again. In the event of deadlock between the two houses of Parliament, there is no provision for a joint session. No, there is a provision. आप मनी बिल में नहीं जा सकते, वो एक न, क्योंकि मनी बिल तो केवल लोकसभा में पास होना है, तो मनी बिल में नहीं जा सकते। जॉइंट सिटिंग तो है ही होगा ही नहीं। द प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो बिल टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये नहीं, ये तो है प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है भाई। In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? कि भाई आप अपने आप को जितना हो सके उतना डेवलप कर सकें। प्रोटेक्शन अगेंस्ट tyranny of political rulers, okay, absence of restraint, opportunity to do whatever you like, opportunity to develop oneself fully। ये देखो, ये जो लिबर्टी की डिफिनेशन है इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ करके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। यूपीएससी के मीन्स में भी कई बार पूछा गया है, यूपीएससी के सीसैट में भी पूछा गया है। ये लिबर्टी की डिफाइन करता है और फिर पूछता है कि ये क्या है ये। तो लिबर्टी ब्रॉडली मीन्स द एबिलिटी टू डू एज वन
pleases the preamble of Indian Constitution states that every citizen is entitled to liberty of thought, expression, belief, faith, worship, but the Constitution also puts reasonable restrictions acknowledging other fundamental rights and नेशनल इंटरेस्ट। इसमें एक जो ये वाला चीज था कि वॉट एवर यू लाइक, आप जो भी पसंद करेंगे आप सब कुछ करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। दैट डजंट मीन लिबर्टी। लिबर्टी का वो मतलब नहीं है कि आपको वही करना है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी ये डोमेन है, कि आप दूसरे के डोमेन में जा करके ऐसा नहीं कि आप लाइक करते हैं इस वजह से करने लगेंगे। एब्सेंस ऑफ की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस है क्योंकि आप दूसरों के डोमेन में काम नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिरनी ऑफ पॉलिटिकल, ये तो प्रोटेक्शन की बात ही नहीं करता, वो फंडामेंटल राइट से बात करता है कि नेगेटिव। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज ये सही है। 6 स्टेट्स अटॉर्नी जनरल देखो 8 में क्या है, सर्विसेज है इधर, ये तो 14 में है, तो ये जाहिर सी बात है अटॉर्नी जनरल वाला गलत है। अटॉर्नी जनरल को तो 5वें पार्ट में ही रखा गया है, क्योंकि ये तो इसके आर्टिकल्स होते हैं 76 होता है और 52 से लेकर के कितना 150 के आसपास है, यही करना है जब तक 6वां पार्ट चालू नहीं हो जाता। वहां तक तो आर्टिकल्स केवल पार्ट 5 के ही है। Consider the following statements with regard to the formation of new states and alteration of boundaries of existing states। देखो ये किसकी बात कर रहा है। Consider the following statements with regard to the formation of new states and alteration of boundaries। ये आर्टिकल 3 की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 3 को अगर आप सही से जानते हैं तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। Which of the following state given above is not correct? Parliament may increase the